प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल बाइबल एजुकेशन पॉइंट पर। देखिए बेटा, मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ वाक्य दिए थे बनाने के लिए कि जिन वाक्यों के आप लोगों को पैसिव वॉइस बनानी थी। आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा, और यदि बना लिया है तो आप उनको चेक कर लें कि आपने जो बनाया है तो वो गलत है कि सही है। और यदि सही है तो कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई। और यदि आपका गलत है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं। यदि आपसे गलत हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करिए या मुझको फ़ोन कर लीजिए, मैं आपकी समस्या ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है। और यदि आपको इस वजह से नहीं बन रहा है कि आपने पूरे वीडियोज़ नहीं देखे, तो पहला काम है कि आप पहले पूरे वीडियोज़ देखिए, उसके बाद फिर आप मेरे को बताइए कि हाँ मुझको ये बात नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने वाक्य पूछे थे पहले से लिख लिए हैं कि ताकि आपका समय ना वेस्ट हो। तो देखिए पहला वाक्य लिखा, गीता हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी। ठीक है। सबसे पहले हमको वहाँ पर पहचानना होता है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर वर्ब आपकी हेल्प्स लिखी है, और जो द पुअर एंड द नीडी लिखा है ये पूरा पूरा आपके वाक्य का सब ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, द पुअर एंड द नीडी जो लिखा है तो ये पूरा पूरा इस एक्टिव के वाक्य का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंड से दोनों वर्ड आपके ये जुड़े हुए हैं इसलिए। तो देखो जब इसका पैसिव बनाएंगे पहले वाले का बच्चों, तो पहले वाले का पैसिव कुछ इस तरीके से आएगा कि द पुअर एंड द नीडी। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आपको पता चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एस लगा है। ठीक है। और जब एक्टिव का वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है तो प्यारे बच्चों पैसिव में कौन से बी के रूप लगाते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका इज एम आर का यूज होता है जब एक्टिव का वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट में हो। ठीक है ना। तो द पुअर एंड द नीडी, देखिए पुअर का मतलब आपका गरीब, नीडी मीन्स होता है ज़रूरतमंद वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर द पुअर का मतलब आपका गरीब लोग और द नीडी का मतलब यहाँ पर आपका ज़रूरतमंद लोग। देखो बेटा एक बात तो ये है कि एडजेक्टिव के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि यदि कोई ऐसा शब्द हो जो कि विशेषता बताने वाला होता है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन किसी एडजेक्टिव के आगे यदि आपका द लगा हो तो समझ लीजिएगा कि उसका मतलब वहाँ पर उस प्रकार के लोगों से होगा। ठीक है। यदि किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा हो तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर उसका मतलब उस प्रकार के लोगों से होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा पुअर, पुअर मीन्स होता मात्र गरीब, लेकिन यदि पुअर के आगे द लगा है तो इसका मतलब होगा आपका गरीब लोग। इसी तरीके से जैसे हम लोग यहाँ पर लिख दें कि रिच, रिच मीन्स होता अमीर, और यदि इसी के आगे जैसे यहाँ पर द लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका अमीर लोग। जैसे लिख दिया मान लीजिए कि ब्लैक, ब्लैक मीन्स होता है काला, और यदि इसी के आगे हमने यहाँ पर द लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा काले लोग। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अभी जब हम लोग कभी सेंटेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग, द नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग। तो यहाँ पर लोग शब्द जुड़ जाता है इसलिए आपके बहुवचन का होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द लगाएंगे इज एम आर में से। वेरी गुड, यहाँ पर आपका आर लग जाएगा। बाकी अब हेल्प की आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी बच्चों, तो हेल्प्ड होती है ये आ जाएगा, बाद में आपका क्या आ जाएगा भैया बाय गीता। क्लियर। ठीक है। देखिए दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस का दूसरा लिखा है करण हैज टू डू दिस वर्क। ठीक है ना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ता है। तो हैज़ टू डू ये तुम्हारी यहाँ पर वर्ब है, दिस वर्क यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, करण इस वाक्य में सब्जेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि दिस वर्क। ठीक। अब देखिए यहाँ पर केवल हैज हैव दिया गया कि हैज हैव के साथ में टू लिखा है। मैंने आपको दो प्रकार के शब्द लिखाए थे, एक लिखाया था कि हैज और हैव, कि जब हम लोग इनका जब आपकी एक्टिव में ये वाले शब्द दिए जाएंगे तो पैसिव में आपको वहाँ पर हैज बीन या तो फिर आपको हैव बीन लगाना होगा। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था टेबल में जहाँ पर एक्टिव पैसिव की क्रिया समझाई थी। एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि हैज टू और हैव टू भी लिखाया था कि जब आपका ये दिया होगा तो इनके साथ में आप लोगों को हैज टू बी और या तो आपका
हैव टू भी लगाना होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हैज टू लिखा। जब हैज टू लिखा तो यहाँ पर आपको हैज टू बी, ये हैज क्यों आएगा, क्योंकि ये आपको यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिस वर्क हैज़ टू बी। अब यहाँ पर आपको लगाना है इस डू की थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म बच्चों होती है डन। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डन आ जाएगा, और इसके बाद में आपका बाय करंट, इस तरीके से इसको लिख देंगे, ये आपका पैसिव बन गया। क्लियर। देखिए तीसरा, माई मदर इज टीचिंग अस द एसेंस ऑफ लाइफ। यहाँ पर हमको समझना है कि माई मदर इज टीचिंग, मेरी माँ हमको मतलब हमें पढ़ा रही है या हमको सिखा रही है। द एसेंस ऑफ लाइफ, एसेंस ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन का सारांश या जीवन का सार। अब देखिए यहाँ पर आपके जो है दो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, एक तो यहाँ पर अस दिया गया है और दूसरा यहाँ पर आपका द एसेंस ऑफ लाइफ दिया गया है। आप लोग इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्टिव का आप लोग पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको जैसे ना पता चल पाए कि दूसरा शब्द यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो केवल आप लोग पहले वाले को ही जो है सब्जेक्ट के तौर पर लिख लिया करो, तो आपसे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके आएगा बच्चों कि वी और आपका ये इज एम आर की जगह पर आपका इज एम आर ही लगेगा, तो वी आर, ठीक है। और यहाँ पर आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, मालूम होगा, है ना। वी आर बीइंग, और टीचिंग की थर्ड फॉर्म होती है टॉट आ जाएगा। और इसके बाद में क्या करेंगे भैया, जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें वर्ब के बाद में ही लिखना होता है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी, ठीक है। एसेंस ऑफ है लाइफ और बाय माय मदर, इस तरीके से। क्लियर। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं भैया कि माय मदर, सॉरी, इस तरीके से कि आप लोग इस दूसरे वाले जो है ऑब्जेक्ट को भी पैसिव का सब्जेक्ट बना सकते हैं। और जब इसको आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो बनेगा द एसेंस ऑफ लाइफ इज बीइंग। इसलिए आएगा क्योंकि ये जो आपका एसेंस लिखा है ना, तो आपका सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पर इज लगाएंगे, इज बीइंग, और फिर यहाँ पर टॉट। अब बच्चा क्या, अस बचा। तो यहाँ पर मैंने बताया था जब भी आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका एक जो है सजीव होता है और दूसरा आपका निर्जीव होता है। तो यदि आप लोग सजीव वाले को पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यदि आप लोग निर्जीव वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो आपको सजीव ऑब्जेक्ट लिखने के पहले टू या फॉर लगाना पड़ता है। तो यहाँ भी आप लोगों को टू या फॉर जो भी उचित हो अर्थ के अकॉर्डिंग। हाँ, किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर टू और फॉर कहाँ लगाया जाता है, तो बिल्कुल आपका देखिए इसको इस तरीके से समझना है, आपको थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ेगा। यदि उस पैसिव के वाक्य में को का अर्थ निकले तो आपको वहाँ पर टू लगा देना है। यदि पैसिव के वाक्य में आपका वहाँ पर के लिए का अर्थ आ जाए तो वहाँ पर आपको जो है फॉर लगा देना बस केवल। जैसे लिखा है कि मेरी माँ हमको जीवन के सार तत्व पढ़ा मतलब सिखा रही है। अब यदि हम इसका उल्टा बनाएंगे पैसिव जब इसका, तो बनेगा मेरी माँ के द्वारा हमको जीवन के सारे तत्व सिखाए जा रहे हैं, या मेरी माँ के द्वारा हमारे लिए जीवन के सारे तत्व सिखाए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा आपका ज़्यादा बेहतर अर्थ होगा, तो आपका पहला वाला ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए यहाँ पर को का अर्थ आएगा हमको, तो यहाँ पर आपको टू लगाना उचित है, ठीक है। द एसेंस ऑफ लाइफ इज बीइंग टॉट टू अस, और इसके बाद में बाय माय मदर, इस तरीके से। चौथा देखिए, आई शैल नॉट मेक योर सन वीक एट एनी रेट। यहाँ पर सबसे पहले वर्ब देखिए, तो शैल नॉट वीक पूरी यहाँ पर आपका ये वर्ब है, ठीक। ऑब्जेक्ट देखिए तो आपका योर सन यहाँ पर एक प्रकार से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीक क्या यहाँ पर कर्म है कि नहीं है, आई आपका सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि वीक शब्द यहाँ पर कर्म में नहीं है, बल्कि वीक शब्द इस वाक्य में आपका कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा, यानी कि आपका पूरक है। यदि आप लोग नहीं भी पहचान पाते हैं तो केवल आपको पहले शब्द को पैसिव का कर्ता बना देना, बाकी दूसरा शब्द ये चूँकि आपका उसमें तो आएगा नहीं अन्य शब्दों में, तो इसको आप लोग मुख्य क्रिया के जस्ट बाद में लिख देंगे। तो इसका पैसिव कुछ ऐसे बनेगा भैया चौथे वाले का कि योर सन, ठीक है, योर सन, और
विल नॉट बी, विल इसलिए चूंकि यहाँ पर योर सन जब सब्जेक्ट लगेगा तो विल आ जाएगा, नॉट है तो नॉट, बाकी बी लग जाएगा। योर सन विल नॉट बी, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, क्लियर, मेड वीक बाय मी एट एनी रेट। इस तरीके से इसका पैसिव बनेगा बच्चों। ये पांचवा देखिए लिखा है द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली कैन किल देम, ठीक है। तो आप लोग जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए वर्ब कौन सी लिखो, वर्ब आपके दी गई है कैन किल, ये आपकी वर्ब है, देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बाकी पूरा द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली ये पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर है। तो कुछ ऐसा बनेगा इसका पैसिव, दे और कैन बी किल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ये इस तरीके से, ठीक। यदि आपको यहाँ तक किसी भी वाक्य में समस्या हो तो आप बेशक मुझको कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कभी कभी आपके एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है यानी कि क्रिया का जो डूअर होता है उसको हम लोग पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, यानी कि हम लोग उसको वहाँ से हटा देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस पर हम लोग डूअर को हटाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम कुछ शब्दों को भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को हम लोगों को हटा देना पड़ता है, ठीक है ना। और इसके बाद में हम लोग ये भी सीखेंगे कि आपका जब भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है तो पैसिव बनाते समय हम लोग हमेशा पैसिव के ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती कि जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जगह कुछ दूसरे प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग उन क्रियाओं को भी सीखेंगे, क्लियर है ना। तो आइए बेटा हम लोग बात करते हैं अपने उस अगले टॉपिक के लिए बारे में। देखिए बेटा, इसके लिए आपको सबसे पहले केवल दो कंडीशंस याद रखनी है कि कौन कौन सी वो कंडीशन है कि जिनमें हम लोग पैसिव में ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। तो पहले कंडीशन होती है कि जब आप लोगों को ये पता चल जाए कि किसी वर्ब का डूअर मीन्स होता है उस क्रिया को करने वाला स्पष्ट हो, स्पष्ट का मतलब अभी मैं बताऊंगा, स्पष्ट हो तब हम लोग उस डूअर को हटाते हैं, या उस क्रिया का डूअर स्पष्ट ना हो यानी कि आपका अस्पष्ट हो तब भी हम लोग उसको वहाँ से हटा देते हैं। मुख्य बात केवल यही होती है, ठीक है। जब किसी क्रिया को करने वाला जो डूअर होता है वो स्पष्ट रूप आपका स्पष्ट होता है तो वहाँ से हम लोग डूअर को हटाते हैं, यदि वो अस्पष्ट होता है तब भी हम लोग वहाँ से उसको हटाते हैं। इस बात को मेरे साथ में समझिए, मेरे कहने का मतलब क्या है। जैसे यदि पहले आप लोग हिंदी में समझ लीजिए, यदि मान लें मैंने कहा कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है ना, पुलिस ने चोर को पकड़ा, और दूसरा मैंने कहा कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, ठीक। दो वाक्य देखिए, एक में है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा और दूसरा है कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। तो केवल यहाँ पर आपको क्रिया समझनी है कि क्रिया कौन सी लिखी है। तो पहले वाले में क्या है कि पकड़ा है, दूसरे वाले में क्रिया मैंने बोली क्या, गिरफ्तार किया। अब ये बताइए कि जो पकड़ने का काम है क्या केवल पुलिस ही करती है? मेरी बात को बताइए, क्या पकड़ने का काम केवल पुलिस ही करती है? नहीं ना, कोई भी पकड़ सकता है चोर को तो। लेकिन यदि बात आ जाए कि गिरफ्तार करने की, तो क्या गिरफ्तार करने का काम पुलिस के अलावा कोई भी कर सकता है? तो नहीं करता है। यदि आपका गिरफ्तार शब्द आता है तो इसका मतलब है यह काम केवल पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्रिया का कर्ता बिल्कुल स्पष्ट है। कर्ता यानी कि डूअर स्पष्ट होने का मतलब ये है कि उस क्रिया के डूअर को पूरी दुनिया जानती हो। समझ लीजिए ध्यान से, स्पष्ट का मतलब क्या है? स्पष्ट का मतलब ये है कि उस क्रिया के डूअर को पूरी दुनिया जानती हो, ठीक है ना, वो वहाँ पर डूअर आपका स्पष्ट होता है, ठीक। जैसे कह दिया जाए कि डाकिया डाक पहुँचाता है, ठीक है ना। अब देखो आपका जो डाक पहुँचाने का काम होता है तो ये मात्र आपका किसका होता है?
ना कि ये का होता है। तो यहाँ भी आपका कुछ क्रियाओं के जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग उनको हमेशा क्या करेंगे, पैसिव में जो ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिखेंगे या उनको हम लोग वहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। अस्पष्ट के लिए देख लीजिए, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जैसे पहले यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग एग्जाम्पल को भी। एक आपका एक्टिव का वाक्य लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, ठीक है ना। द पुलिस अरेस्टेड अ थीफ, कि पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि गिरफ्तार करने का काम केवल पुलिस ही करती है। इसका मतलब है कि यह क्रिया बिल्कुल, मतलब इस क्रिया का डूअर आपका बिल्कुल क्या है, स्पष्ट है, ठीक है। इस क्रिया का डूअर आपका बिल्कुल स्पष्ट है। अब पूरी दुनिया की कोई भी पुलिस होगी तो चोर को जो गिरफ्तार करने का काम है तो वह मात्र पुलिस ही करेगी, बल्कि चोर को पकड़ने का काम कोई भी कर सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ से जब इसका पैसिव बनाएंगे तो ये एक्टिव में आपका जो सब्जेक्ट लिखा ना, यानी कि जो डूअर लिखा है, इसको पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बच्चों इसका पैसिव कुछ इस तरीके से आएगा, अ thief was अरेस्टेड, बस, ठीक। अ थीफ वॉज अरेस्टेड, और हम लोग जो यहाँ से बाय ये जो लिखना होता ना, बाय द पुलिस, तो इस बात को यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस क्रिया का डूअर बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। और आप लोग एक बात ये भी समझ लीजिए कि जो बाई का प्रयोग होता है, तो बाई का प्रयोग वास्तव में इस ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ना कि आपकी मुख्य क्रिया के साथ। ये ध्यान रखिएगा कि बाई का प्रयोग इस ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ना कि आपकी इस मुख्य क्रिया के साथ। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो आपको ये बाई शब्द भी नहीं आएगा, इसलिए ये पूरा यहाँ से आपका हट जाएगा और पैसिव केवल आपका यहीं तक ही बने, ठीक है। दूसरा जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए मैंने यदि इसी वाक्य को ऐसे करके लिख दिया, द पुलिस कॉट अ थीफ, ठीक है ना, पुलिस ने एक चोर पकड़ा, ठीक है। अब देखिए जब इसका आपका पैसिव बनेगा बच्चों तो कुछ इस तरीके से आएगा, अ थीफ वॉज कॉट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, चूंकि यहाँ भी पुलिस लिखा है, यहाँ भी आपका पुलिस है, लेकिन यहाँ पर हमारा पुलिस लिखना ज़्यादा उचित है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल पुलिस शब्द को देखा नहीं कि उसको बिल्कुल वहाँ से गायब कर दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पुलिस लिखना आपका उचित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं लिखते हैं, तो परेशान ना होइए। आप लोगों को केवल उसका बेस समझना है, आपको रटना नहीं किसी भी प्रकार की बात को। लेकिन यदि आप लोग यहाँ से अपनी क्लासों में हटा भी देंगे तो आपका गलत है नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो बनेगा द थीफ वॉज कॉट, और यहाँ पर आपको बाय द पुलिस लिखना जरूरी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पकड़ने का काम होता है चोर के, तो कोई भी कर सकता है, केवल पुलिस ही चोर को पकड़ने का काम नहीं करती है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको कुछ शब्द लिखा दूं, उन शब्दों को केवल आप लोग याद रखिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमें पैसिव बनाने में हटाना पड़ता है, ठीक है। आप लोग उनको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो आप लोग देखिए बेटा, ये के लिए याद रखिए कि यदि कभी एक्टिव में सब्जेक्ट के तौर पर आपका समवन, समबडी, स्पेशली यदि आपके ये दिए जाएं तो इन शब्दों को हमेशा पैसिव के ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिखेंगे, या पैसिव वर्ब बनाते समय इन शब्दों को आप लोग स्पष्ट तौर पर क्या करेंगे बच्चों, हटा देंगे। इस बात को भी ध्यान रखिए, तो मेरी, ठीक है। इसके बाद में देखिए कुछ शब्द और भी हैं, जैसे आपका पोस्टमैन हो गया। यदि इसके साथ में क्रिया दी जाए कि पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर करता है, ठीक है, तो यहाँ से आपका हट जाएगा। जैसे आपका पुलिस, इसको भी आप लोगों को पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें केवल इतनी सी ही बात है समझने के लिए। अब एक उदाहरण इसका जरा लिखते हैं। जैसे पहले यहाँ पर एक्टिवस लिख दिया, समवन इज वेटिंग फॉर यू एट द गेट,
कि कोई गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे बच्चों, तो देखिए पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू लिखा हुआ है तो बनेगा यहाँ पर आपका यू आर बीइंग। इतना तो मालूम ही हो गया होगा अब आप लोगों को। वेटिंग की यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी वेटेड। अच्छा ये बताइए ज़रा, यहाँ पर वेटिंग साथ में फॉर लगा है, आपको कुछ याद आया? मैंने अभी पिछले वीडियो में से कुछ समझाया था, 1-2 वीडियो पहले। यहाँ पर वेटिंग के साथ में फॉर है तो इसका मतलब यहाँ पर फ्रेजल वर्ब के रूप में है, तो फॉर आपको इसी के साथ में ही लिख देना है, ठीक है। और बाद में देखिए जो समवन लिखा है, अब यहाँ पर आपको समवन नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि यदि एक्टिव के वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर ये शब्द दिए जाएं तो पैसिव बनाते समय आप लोग इनको हटा देंगे, प्लस इनके साथ में जो आपका बाई शब्द आता है उनको भी हटा देंगे। तो अब यहाँ पर समवन शब्द को नहीं लिखना है, तो जब आप लोग समवन को न लिखेंगे तो यहाँ पर आपका बाई शब्द भी नहीं आएगा। तो बचेगा बच्चों क्या आपका एट द गेट केवल बचेगा, तो एट द गेट केवल एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्लियर है ना भाई? कोई दिक्कत आप लोगों को, किसी भी प्रकार की परेशानी? ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ बता रहा था कि कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं कि जिनके साथ में बाई का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर कुछ दूसरे प्रकार के शब्दों का यूज किया जाता है। तो आप लोग पहले जरा उन क्रियाओं को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कौन कौन सी वो क्रियाएं होती जिनके साथ में बाई नहीं लगाते हैं, बल्कि पैसिव में आपके कुछ दूसरे प्रकार के शब्दों को लगाया जाता है। देख लीजिए, इसको साफ कर दें। केवल आप लोग क्रिया पहले लिख लीजिए बस मात्र, है ना। एक तो आपका है यहाँ पर सबसे पहले नोन, बहुत पूछी जाती है कि यदि पैसिव के वाक्यों में कभी भी आपका नोन आ जाए तो इसके साथ आपको हमेशा टू लगाना है। पैसिव के वाक्यों में ऑब्लाइज्ड ये आ जाए तो इसके साथ में भी आपको हमेशा टू लगाना है, ठीक है ना। टू वाली स्पेशली आपको ये क्रिया सबसे ज़्यादा लर्न रखनी होगी। दूसरा समय यहाँ पर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड यदि दिया जाए तो इसके साथ आपको हमेशा इन लगाना है पैसिव में, ठीक है ना। और एक और आप लोग लिख लीजिए कंटेंट, कंटेंट इसके भी साथ में आपको केवल इन लगाना है। इसमें भी केवल आपको इंटरेस्टेड सबसे ज़्यादा लर्न रखनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप लोग ये लिख लीजिए जैसे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड इसके साथ आपका हमेशा विथ का यूज होता है। और प्लीज्ड ये दो बहुत पूछी जाती है बच्चों, इनके भी साथ में आपका विथ का यूज होता है, विद का। ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपको याद रखना है एक तो सरप्राइज्ड, इसके साथ एट आता है। और एक क्रिया ये पूछी जाती है एस्टोनिश्ड, इसके भी साथ में आपका हमेशा एट आता है, ठीक है ना। तो बस ये केवल आपको 8 क्रिया लर्न करनी है कि इनके साथ में बाई का यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, बल्कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे नोन के साथ में टू लगाते हैं, इंटरेस्टेड के साथ में इन लगाते हैं, सेटिस्फाइड के साथ में विथ लगाएंगे, प्लीज्ड के साथ में आपका विथ लगाएंगे, सरप्राइज्ड के साथ में एट, और आपके एस्टोनिश्ड के साथ में एट लगाएंगे। देखिए लर्न करने के लिए क्या है, जैसे यहाँ पर सरप्राइज्ड और आपका एस्टोनिश्ड लिखा है, इनके दोनों का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है ना। आश्चर्यचकित होना या आपका आश्चर्य करना, ये मतलब होता है। और देखो जब भी हम लोग आश्चर्य करते हैं या जब भी आश्चर्यचकित होते हैं तो अचानक किसी बात पर हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए जब किसी पॉइंट की बात आती है तो वहाँ पर हमको एट लगाना पड़ता है, इसलिए सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड दोनों के साथ में आपको एट लगाना है। देखिए जो आपको लिखा सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, और संतुष्ट हम लोग किसी व्यक्ति से हो जाते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर से के अंग्रेजी के रूप में से विथ लगाना है। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, और खुश होते भी हैं तो किसी व्यक्ति से हो जाते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लीज्ड के साथ में क्या करेंगे, विथ लगाएंगे। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि लेना, और रुचि लेना तो हम लोग किसी काम में किसी व्यक्ति में रुचि लेते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्टेड के साथ में इन लग जाएगा। और नोन टू आपको याद रखना है कि नोन के साथ में हमेशा टू लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो पैसिव में जब भी आती हैं तो इनके साथ में बाई का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए यदि मैं इसका आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल सिंपल सा ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा
आई नो यू, सिंपल सी बात है ना, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। अब देखिए जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका पैसिव कुछ इस तरीके से अब आएगा बच्चों। ये देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ये आपको यहाँ पर एटसेट्रा, ठीक है ना। तो बनेगा कुछ ऐसा कि यू, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य, तो यहाँ पर आपका आर लग जाएगा, नो की आपके यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाएगी, नोन आ जाएगी। अब जो हम लोग यहाँ पर बाई लगाते थे ना, बाई, इस तरीके से बाई के बाद में मी, तो ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये नहीं आएगा, अब बल्कि आपको यहाँ पर जो है बाई की जगह पर कौन सा शब्द लगाना है, तो आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा शब्द लगाना है भैया। तो यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, वेरी वेल। क्लियर। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम 6 क्रियाएं याद होनी चाहिए, मिनिमम 6, ठीक है ना। कि पैसिव वॉइस में नोन के साथ टू आता है, इंटरेस्टेड आपका इंटरेस्टेड के साथ में इन आता है, सेटिस्फाइड एंड प्लीज्ड के साथ में विद आता है, सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड के साथ में एट आता है। कम से कम आपको 6 वर्ब्स कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज का वक्त यही कि आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें भैया।